तहकीक पे। आप कह रहे हैं सदर पाकिस्तान मुतासर नहीं हो सकता पे, उस पे मुकदमा फौजदारी चल ही नहीं सकता, तो उसने मुतासर क्या होना है, क्या करना है उसको। आर्टिकल क्लॉज 248 सब आर्टिकल 2। और काशिफ, जब मैं ये बात करता हूँ लोग समय कहना शुरू कर देते हैं ये पार्टी लॉयल्टी की वजह से बात कर रहे हैं। पार्टी लॉयल्टी भी है बहरहाल, पर मैं आइन से लॉयल्टी के क्या स्विस मुताबिक कोर्ट का मुकदमा चल सकता है, नहीं चल सकता, जो स्विट्जरलैंड में चल रहे हैं मुकदमा? वहाँ सॉवरेन इम्यूनिटी होगी या इम्यूनिटी होगी अंडर आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 2, जो कहती है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, कोई फौजदारी कार्रवाई किसी किस्म की भी shall be initiated और continued against the president। कंटिन्यू इखलाकियात की बात करें सर, सदर के ऊपर आप आइन पे चले जाते हैं, बाकी वज़रा पे आप इखलाकियात पे आ जाते हैं। मुझे इखलाकियात की बात बताएं, मोरालिटी क्या कहती है? जिस आदमी के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उसको होना चाहिए रिगार्डलेस, उसको किसी ओहदे पर होना चाहिए नहीं। जिस आदमी के खिलाफ करप्शन के केसेस फिलहाल चल ही नहीं सकते, उसको एक इस्तिस्ना जब आइन देता है तो मैं समझता हूं कि वो इस्तिस्ना को इस्तेमाल कर सकता है आईनी तौर पर। अब इखलाकी तौर पर क्या आईनी होगा? तौर मैं पे एतजाज एहसन द पर्सन हु लेड चीफ जस्टिस की पूरी मूवमेंट और जिन्होंने सब हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की और इखलाकियात की बात की, आपका क्या ख्याल है? आइन पढ़ के ना सुनाइएगा सर, अच्छा, इखलाकियात की बात करें। नहीं, इखलाकियात के तौर पे तो अब मैं आपको सिर्फ इशारतन अर्ज करूंगा कि मेरे इशारे किनारे से आप मेरे मुद्दे को समझ जाएं, लेकिन आईनी एतबार पे मैं पार्टी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। फारूक नाइक साहब का नाम आया, उनको क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जी आपने सुनी एतजाज साहब की गुफ्तगू। डॉक्टर साहब, आप भी पहले इमरान खान साहब से इस्तीफे, क्या सदर साहब को, अगर बाकी वज़रा से आप इस्तीफे मांगते हैं तो क्या सदर साहब से इस्तीफा मांगना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगा काशिफ, आपने बड़ी मुश्किल बॉलिंग की एतजाज आसन को और बड़ी डेंजरस बाउंसर्स मारे हैं आपने। और मैं देखा है कि एतजाज ने आखिर में पार्टी, उन्होंने एडमिट किया, ये भी उनकी बड़ी पान है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की लॉयल्टी की वजह से, हालांकि इखलाकी तौर पे कोई भी इस स्टेज पे हो तो उसको इतना बड़ा जब कंट्रोवर्सी आती है ना, इसका वजह यह है कि वो और अपना काम कर नहीं सकते, उनको सारा वक्त अपने डिफेंस पे पड़ जाती है, तो वो इखलाकियात ये कहती हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए। सदर साहब को भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पीएमएल-एन ने भी मुतालबा किया, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इखलाकियात का तकाजा है कि सदर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए काशिफ अब्बासी साहब जी जी, जो जहां तक पीएमएल-एन का ताल्लुक है, मैंने परसों आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आप और हनीफ अब्बासी साहब थे और हमारी आसमा साहिबा मेंबर थी। तो उस प्रोग्राम में आपने कोई कागज मेरे ख्याल में किसी एक पार्टिसिपेंट के हाथ से लिया और उस कागज में आपने ये बताया था कौम को कि जो हुदैबिया पेपर्स लिमिटेड का केस है वो पिंडी की अदालत में पेंडिंग है और उसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो ये उनसे, मुस्लिम लीग नून से पूछ लीजिएगा कि मुतालबे में और कौन कौन शामिल है जिससे वो इस्तीफा चाहते हैं, उसके बाद मैं तबसरा करूंगा। ये अब देखे ना काशिफ, मैं असेंबली में 5 साल बैठा, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि वो मेरे लिए इतना अजीब एक्सपीरियंस था कि इतना बड़ा एलिगेशन एक ट्रेजरी बेंचेस से लगता था ऑपोजिशन पे। अच्छा, ऑपोजिशन वाले बजाय या ट्रेजरी वाले बजाय ये कहने के कि जी मैंने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, ये गलत है या साबित करें, वो बजाय उसको वो उतना ही बड़ा इल्ज़ाम उधर लगा देते थे। ये शटल, ये पिंग पोंग जा रहा होता था, इधर से इल्ज़ाम उधर से इल्ज़ाम इधर, थोड़ी देर के बाद सब चुप करके बैठ जाते। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब पर भी इल्ज़ाम मौजूद। देखें ना काशिफ, मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात की। देखें, इस वक्त इस हमाम में सभी नंगे, इसलिए ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। आप क्योंकि अगर ये सारी पॉलिटिकल क्लास को अगर एक एटमॉस्फेरिक करप्शन का बन गया तो उसके अंदर आप सारे कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले सच बोलें। जो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था ये बुरी आइडिया नहीं है कि आप पहले लोगों से सच तो बोलें कि हमने क्या किया। वहां पे फाइनेंशियल करप्शन के केसेस नहीं थे किसी पर साउथ अफ्रीका में, उसमें बीच में ख्याल है 650 में से, नंबर मुझे याद नहीं, शायद 30 या 40 लोगों को माफ किया गया इस ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन से। अगर आप साउथ अफ्रीका में मिसाल, ये नहीं आया कि जिसने भी आके कहा कि मैंने ये किया, उन्होंने कहा ठीक है जी माफ कर दिया, साथ आगे। वहां प्रॉब्लम क्या था, देखे ना, वहां और कोई चीज थी। वहां ये था कि बड़ी कत्ल-गारत हुई थी, टॉर्चर हुआ था, वहां और चीजें थी। यहां अगर करप्शन ही है तो चलें, आप जो नैब कर रही थी कम से कम यही कर दें कि चलें आप अगर पैसा वापस कर देते हैं तो हम आपको माफ कर देते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, सच बोले, सच और पैसे वापस कर दे तो सब माफी। मैं सच बोले लोगों के साथ। देखें, ये एक पाकिस्तान में अगर आपने पिछली चीजों को
اب مجھے یہ بتائیں کہ ایئر مارشل اصغر خان کا کیس ہے عدالت میں، سپریم کورٹ میں، اب اس کیس کے اندر جو نام آتے ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ ہم پھر پیچھے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس سے کئی کٹ آف لائن آئے، ہم ملک آگے بڑھے. تو آپ آزاد کمیشن کی بات نہیں کرتے. میں پہلے ڈاکٹر بابر امان صاحب سے پوچھ لوں ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا، پھر آپ کے پاس آتا ہوں خان صاحب اس کے بعد، کہ کیا ایک ایسا کمیشن نہیں بنانا چاہیے جو پھر سب کو لائن حاضر کرے لاگے؟ ڈاکٹر صاحب کیا بہتر ہوگا، ایک کمیشن جو ساروں کو لائن حاضر کرے، یا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو کہ بھائی سچ بولو، پیسے دو، گھر جاؤ؟ I'll agree with the Truth and Reconciliation Commission جی. وجہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ٹروتھ سامنے آتا ہے تو وہ پارشل نہیں ہوتا، پارٹیزن نہیں ہوتا، اپنے اپنے لوگوں کے سچ ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے جھوٹ ہیں، اپنے اپنے لوگوں. میں عمران خان صاحب کی ایک بات تاریخی ہے، ان کو میں ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں. مجھے اجازت ہے عمران خان صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں؟ جی جی جی. آپ نے کہا آپ جب نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے تھے نا، تو تب آپ نے کوئی قرضوں کی بھی بات کی تھی. آپ کو یاد ہے آپ نے کوئی لسٹیں نکلوائی تھیں، اور آپ اتنا شور ڈالتے رہے اور اتنی اچھی آپ بات کرتے رہے. وہ لسٹیں پھر نکل ہی آئیں، لیکن وہ جو اسمبلی تھی بیچاری، اس کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ اس کے دور میں نکلے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 500 ارب کے قرضے سارے بنتے ہیں. اچھا، ان میں سے ایک اور جو آپ کی ایفرٹ کے ذریعے سے ہی سامنے آیا تھا، اور پیر آفتاب شاہ جیلانی صاحب، آپ دو حضرات تھے، وہ کوئی اور 300 ارب روپے کے قرضے، ان کے ساتھ جو اصل چکر کیا گیا وہ یہ کیا گیا. میں نے بڑی اس کے اوپر تھوڑا بہت بطور اسٹوڈنٹ آف لا ورک کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر وکیلوں کے ساتھ جو لا آفیسرز پیش ہوتے تھے بینکوں کے، ان سے کنسنٹنگ اور انیبلنگ سٹیٹمنٹس کروا کے اور فیورنگ سٹیٹمنٹس کروا کے وہ سارے قرضے جو ہیں وہ لوگ کھا گئے. اب جب ٹروتھ کمیشن بنے گا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، تو ٹروتھ میں تو پھر سارے سچ سامنے آئیں گے نا. اس میں وکٹمائزیشن کا پہلو نکل جاتا ہے. کاشف صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیسہ بھی واپس کریں گے صاحب، ریکنسیلیشن پیسہ بھی واپس آ سکتا ہے. وائی ناٹ؟ وین دیر از اے ٹروتھ وچ کمز فار، then of course before going